दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। बता दें दोस्तों, 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, जिसका पूरा का पूरा वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज की इस वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शुद्ध पदार्थ से हमारा मतलब क्या होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब है कि उस पदार्थ के अंदर जितने भी मौजूद कण हैं वो सभी एक समान रासायनिक प्रकृति के हैं। आयरन है तो आयरन है, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम है। अब दोस्तों, अलग अलग प्रकृति के होते हैं पदार्थ, तब उनको हम लोग जो है शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, फिर हम उसको कहेंगे मिश्रण। अब मिश्रण क्या होते हैं दोस्तों? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मतलब ऐसा यौगिक या ऐसा पदार्थ जो दो या एक से अधिक पदार्थों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बारे में आप लोगों को एक और पॉइंट ध्यान रखना है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। मिश्रण एक होता है दोस्तों समांगी मिश्रण, और एक होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। इनके बारे में पॉइंट क्या होता है, विषमांगी और समांगी मिश्रण क्या होते हैं, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। बनावट समान होने का मतलब है कि दोस्तों, जब आप कोई भी दो पदार्थ मिलाते हो तो आप उसमें वे पदार्थ दोनों पदार्थ जो है एक दूसरे में एकदम अच्छे से मिल जाते हैं और आप उनको पृथक पृथक देख नहीं पाते। उसको हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। और उसका उल्टा होता है विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिसकी बनावट अलग अलग होती है। जैसे आपने दो पदार्थ मिलाए और वो दोनों पदार्थ जो है उनकी प्रकृति भी जो अपनी अपनी प्रकृति जो अलग अलग शो कर रहे हैं और आपको अच्छे से दिख रहे हैं वो दोनों की, ये पदार्थ अलग है ये अलग है। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो अगर आप पानी के अंदर जब चीनी या नमक घोल देते हैं तो कैसा दिखता है, तो पानी के अंदर नमक और चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है, फिर हमें ना नमक दिखता है ना पानी दिखता है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण, नमक के अंदर आप लोहे की छीलन डाल दो, सोडियम क्लोराइड के अंदर आप नमक की लोहे की छीलन यानी कि लोहे के कंकड़ पत्थर डाल, लोहे के कण डाल दो, तो आपको उसको जो है आराम से देख पाओगे। पूरी तरीके से मिक्स होते ही नहीं होते, तो ऐसा मिश्रण कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। और उदाहरण लिखा हुआ है दोस्तों कि नमक और सल्फर, जल और तेल। पानी के अंदर जब आप तेल डाल देते हो तो तेल जो है पानी के ऊपर ही रहता है, एकदम अलग से आप बता पाते हो कि ये पानी है ये ऊपर वाला तेल है, यानी कि वो एक मिक्स नहीं होते, और मिक्स नहीं होते उनको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वो होता है जिनके सारे के सारे कणों या उनकी बनावट जो है एक जैसी होती है, पूरी तरीके से घुल मिल जाते हैं। और विषमांगी मिश्रण में जो पदार्थ आप मिलाते हो वो पूरी तरीके से घुलते नहीं है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग विलयन क्या है। विलयन यानी कि इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन या विलयन क्या होता है, तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम्स में ऐसा भी पॉइंट आ जाए कि विलयन किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी या विषमांगी, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रख सकते हो कि विलयन जो है वो दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जब आप दो पदार्थों को मिलाओगे, विलयन बनाओगे, तो उसके अंदर आप दोनों को एकदम अच्छे से मिल जाएंगे, दोनों को पृथक नहीं कर पाओगे, और इसलिए विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। उसके बाद में विलयन में ठोस विलयन और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। विलयन हम लोग देखते हैं तो यानी कि आपने पानी के अंदर कोई और एक दूध डाल दिया तो वो विलयन बन गया, ठीक है। लेकिन विलयन और भी होते हैं, ठोस के भी विलयन होते हैं और गैसों के भी विलयन होते हैं। ठोस के विलयनों को हम कहते हैं मिश्र धातु। जैसे आपने स्टील पढ़ते हैं, जैसे अपन लोग कांसा पढ़ते हैं, ये सारे मिश्र धातु है। ये भी कैसे हैं, विलयन। क्योंकि स्टील के अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं, कौन कौन से तत्व मिलाए गए हैं, इनके बारे में हम पता नहीं कर पाते, नहीं बता पाते देख के, तो वो विलयन है। या फिर गैसीय विलयन, जैसे वायु। वायु में वायु हम देख ही नहीं पाते, कौन सी ऑक्सीजन है, कौन सी नाइट्रोजन है, कौन सी ऑर्गन है, तो वायु भी किस प्रकार का विलयन है, समांगी मिश्रण है और विलयन है। तो वायु विलयन भी होती है और ठोस विलयन भी होते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों मिश्र धातुएं क्या होती है, कि धातुओं के सम्मिश्रण, धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रिया के द्वारा यानी कि आप अपना हाथ से अलग अलग तरह नहीं कर सकते उनको। उदाहरण दे रखा है दोस्तों पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक और कॉपर से मिलकर बनी है, जिसमें लगभग 30% जिंक होता है और लगभग 70% कॉपर होता है। और भी बहुत सारी कॉपर मिश्र धातु हैं दोस्तों, जिनके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस के अंदर बात करेंगे जरूर, कि कौन सी मिश्र धातु है जो किससे बनती है और उसके अंदर किसका परसेंट कितना होता है, सब के बारे में। उसके बाद में किसी विलयन के दो भागों में विलायक और विलयन में बांटा जाता है। विलयन वह घटक है जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होते हैं, और विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम ये समझते हैं कि विलयन होता है ना, विलयन एक पदार्थ से तो बनेगा नहीं, उसमें दो पदार्थ होंगे। जैसे मान लो आप जल लिया और आपने चीनी ली,
अब एक पदार्थ होता है वो होता है विलायक, एक होता है विलेय। और विलायक के बारे में कैसे पता कर पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग है? तो जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है। नाम विलय, विलय छोटा है, विलायक नाम बड़ा है, तो जिसकी मात्रा कम है वो है विलय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो होता है विलायक। यानी कि पानी और चीनी के घोल के अंदर आप पानी की मात्रा ज्यादा लेते हो तो पानी जो है यानी कि जल जो है वो कैसा है, वो विलायक है। और उसके अंदर जब आप चीनी डालते हो तो चीनी क्या है, वो विलय है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों आप। अब उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पे विलयन के अंदर कौन विलायक होता है और कौन विलय होता है। तो यहाँ दे रखा है चीनी और जल के विलयन के अंदर चीनी विलय है और जल विलायक है। आयोडीन और अल्कोहल के विलयन में, जिसको आयोडीन टिंचर कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये पॉइंट है ना, छोटे छोटे से पॉइंट आपके कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। ये एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आयोडीन टिंचर में कौन कौन मिलाया होता है, आयोडीन के अंदर किसके मिश्रण को जो है वो हम आयोडीन टिंचर के नाम से जानते हैं। तो आयोडीन और एल्कोहल को जो मिश्रण बनाते हैं, विलयन बनाते हैं, उसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। और उसके अंदर आयोडीन विलय है, यानी कि आयोडीन की मात्रा कम होती है और अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है। आयोडीन विलय है और अल्कोहल विलायक है। सोडा जल के अंदर या फिर कोक के अंदर, अपन सोडा जल जो यूज करते हैं या फिर अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इनके अंदर तरल विलयन में गैस के रूप में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके अंदर भरी जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तौर पर भरी जाती है, विलय के तौर पर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, जल की मात्रा ज्यादा होती है, तो जल क्या होता है, विलायक होता है। वैसे ही वायु भी एक गैस है, वायु भी एक समांगी मिश्रण है, वायु भी विलयन है। वायु विलयन है तो वायु के अंदर बहुत सारी गैस है। तो आपको पता होगा अपने वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन विलायक है। नाइट्रोजन विलायक है। और उसके बाद कौन सी गैस है, ऑक्सीजन कह लो और कार्बन डाइऑक्साइड कह लो, ऑर्गन कह लो, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी जो है वो विलय है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों विलयन के गुण। अब विलयन के क्या क्या गुण होते हैं दोस्तों, कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, आपको पता है। विलयन के कणों का जो व्यास है, विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं जिनको हम लोग आंखों से नहीं देख पाते। तो कितने छोटे होते हैं कि इनके कणों का व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम जो है आंखों से नहीं देख पाते। और छोटे आकार होने के कारण ये प्रकाश की किरण को भी नहीं फैलाते, यानी कि इनके ऊपर आप जब लाइट डालोगे तो लाइट का, इसका जो लाइट का मार्ग है, कहाँ से आ रही कहाँ जा रही वो अपने को नहीं पता चलेगा। वो पूरा का पूरा लाइट नहीं दिखेगा, लेकिन उसके जो है प्रकाश की किरण को वो जो है दृश्य नहीं बनाते या फिर प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते। जब आप छलनी के छानोगे तो छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को हम लोग विलयन से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कण जो है बहुत छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, तो छलनी से निकल जाएंगे। इसलिए विलयन क्या होता है, इसलिए विलयन जो है स्थायी होता है। यानी कि भौतिक क्रियाओं के द्वारा आप विलयन के जो है विलय और विलाय को अलग नहीं कर सकते, इसलिए विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। विलयन के कण छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर तक, समांगी मिश्रण होता है। और इसके कण इतने छोटे होने के कारण ये अपने प्रकाश को दृश्यमान नहीं बनाते या फिर प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है अपना विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है, यहाँ पॉइंट देखो, फिर मैं बताता हूँ विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु या सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। जब आप विलयन के अंदर किसी विलायक के अंदर किसी विलय पदार्थ को मिलाते हो तो विलयन बनता है। तो विलायक के अंदर आप कितना विलय मिला रहे हो उसको हम लोग कहेंगे विलयन की सांद्रता। आप कम मिला रहे हो तो हो जाएगा तनु, ज्यादा मिला रहे हो सांद्र हो जाएगा, और ज्यादा मिला रहे हो तो संतृप्त हो जाएगा। उसके बारे में हम लोग इनके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। अब यहाँ दिखा देखो, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम जो है वो विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका, कि आपने दोस्तों एक निश्चित तापमान पर, मतलब आपने कोई किसी भी तापमान पर आपने जो है 100 ml पानी लिया और 100 ml पानी में चीनी घोलनी शुरू की, और आपने बहुत सारी चीनी घोल दी, और वो चीनी जब इतनी घोल सकते हो जितनी इसकी विलयन की, इस विलय की कैपेसिटी है, और इस पानी की कैपेसिटी से जब 1 चम्मच भी आपने ज्यादा चीनी डाल दी तो वो चीनी इसमें घुलेगी नहीं, और नहीं घुलती है। जब विलायक के अंदर विलय पदार्थ नहीं घुलता, आप इतना ज्यादा डाल देते हो, जब विलायक के अंदर विलय पदार्थ नहीं घुलता, ऐसा विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन होता है दोस्तों, संतृप्त विलयन। और दूसरा उसका उल्टा क्या होता है, असंतृप्त विलयन। यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि अब कोई भी पदार्थ, मान लो 100 ml आपने पानी लिया, उसके अंदर आपने जो है चीनी डाली, और चीनी उतनी डाली जो इतनी घुल सकती है, यानी कि इसकी संतृप्तता तक आप नहीं पहुंचे, यानी कि आप इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम इसकी जितनी नीड है उतनी तक नहीं पहुंचे, आपने थोड़ी सी चीनी डाली, वो घुल गई है, तो विलयन कैसा है, संतृप्त विलयन है। और अगर विलय के पदार्थ विलय की मात्रा ज्यादा है तो उसको हम सांद्र कहते हैं, और अगर विलय की मात्रा कम है तो उसे हम तनु कहते हैं। ठीक है। अब विलय की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता मतलब
विलायक के अंदर कितना विलय घुला हुआ है। अब विलय की मात्रा के अंदर कितना विलय घुला हुआ है, तो विलय को अपन माप सकते हैं। तो विलयन का या तो हम लोग एमएल में मापेंगे, या तो कोई विलयन डाल रहे हैं तो वो कितना 10 ml 5 ml 15 ml वो विलय डाल रहे हैं, या फिर चीनी जैसा डाल रहे हैं तो अपन उसको ग्राम में देखेंगे कि 10 ग्राम चीनी डाली, 5 ग्राम चीनी डाली, ऐसे। तो विलय के अंदर विलयन की जो विलय की मात्रा है उसकी मात्रा को हम लोग जो है वो कितनी मात्रा है उसके अनुसार उसको हम लोग कहते हैं उसकी सांद्रता। और मात्रा को कैसे डिसाइड करें, देखो तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। और 3 विधियां कौन कौन सी है कि विलयन के अंदर कितना विलय है द्रव्यमान में। यानी कि आपने 100 ग्राम विलयन लिया और उसके अंदर आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी, यानी कि ये क्या हो गया, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, m/m। इसको बोलते हैं हम लोग विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपने 100 ग्राम विलयन के अंदर 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो इस ग्राम ऊपर वाला भी ग्राम है, नीचे वाला भी ग्राम है, तो इसको हम लोग कहेंगे m/m, यानी कि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान। दूसरा है द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, यानी कि आपने 100 ml विलयन लिया और 100 ml विलयन के अंदर आपने 10 ग्राम चीनी डाल दी। बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों, 100 ml आपने विलयन लिया या 100 ml आपने विलयन लिया, उसके अंदर 10 ग्राम चीनी डाल दी, तो उसको हम लोग कहेंगे द्रव्यमान, क्योंकि ये ग्राम है तो ये द्रव्यमान है, और ये ml है तो इसका मतलब ये आयतन है, तो ये आयतन है। तो द्रव्यमान और विलयन के आयतन का प्रतिशत है। और उसके बाद में क्या होता है, इसमें विलयन का भी प्रतिशत होता है, विलय का भी, और विलयन का भी प्रतिशत मतलब आयतन होता है। तो आपने लिया 100 ml विलयन और उसके अंदर 10 ml आपने डाल दिया, कोई और दूसरा सॉल्यूशन डाल दिया, दूसरा विलयन डाल दिया, तो अब आपने देख लो ml/ml, इसका मतलब ये कौन सा है, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, यानी कि विलयन के आयतन अपॉन आयतन का प्रतिशत। इनके बारे में दोस्तों ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और ये एमसीक्यूज दे रखा है, आप कोशिश कर सकते हो इसको सॉल्व करने की, नहीं तो फिर आपको मैं बता ही देता हूँ कैसे है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक है और 40 ग्राम साधारण नमक है, यानी कि ये ग्राम अपॉन ग्राम है, द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान है। तो इसमें टोटल विलयन कितना है, तो विलयन का मतलब होता है विलायक प्लस विलय। तो विलायक है 40 ग्राम और 40 ग्राम जो है नमक विलय है, और 320 ग्राम विलायक है। तो 320 ग्राम और 40 ग्राम कितना हो गया, 360 ग्राम। 360 ग्राम में विलय कितना है, 40 ग्राम। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 4 9 जा 36, तो हो जाएगा 0/90, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10/9 आ जाएगा। और 10/9 का मतलब आपको पता है दोस्तों, 10/9% का मतलब क्या होता है, 11 से 1/9%। अगला है दोस्तों निलंबन क्या है। निलंबन भी एक प्रकार का विलयन ही होती है, लेकिन ये विलयन से थोड़ा सा अलग होता है, विलयन से थोड़ा सा अलग होता है। एक मिनट दोस्तों, वो क्वेश्चन वापस देख लें, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, इसलिए यहाँ 10/100/9 आएगा, तो 11 से 1/9% आ जाएगा। निलंबन क्या होता है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी कि ऐसा मिश्रण, ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यानी कि कण जो है आपस में एक तरीके से, दोनों आपस में सही तरीके से घुलते नहीं है, विलय के पदार्थ जो है विलय के अंदर नहीं घुलते, और ये कण थोड़े से बड़े होते हैं, इनको हम जो है आंखों से आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पे निलंबन के कुछ गुण दे रखे हैं। निलंबन विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये प्रकाश की किरण को जो है दृष्टिगोचर बना देते हैं, यानी कि भाई इनके कण दिखेंगे तो प्रकाश की किरण उनके जो है इनसे टकराएगी, तो वो जो है प्रकाशमान बना देते हैं प्रकाश की किरण को। जब इसे छान छोड़ देते हैं तो कण नीचे बैठ जाते हैं और छानन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। और ऐसे विलयन या ऐसे सॉल्यूशन जिसमें जो है विलय के कणों को आप छानने के द्वारा अलग कर सकते हो, और उनको हम लोग कहते हैं अस्थायी विलयन। वो कैसा होता है, अस्थायी होता है। तो यहाँ लिखा होगा दोस्तों कि एक प्रकार का अस्थायी विलयन है, निलंबन अस्थायी होता है। तो सारे पॉइंट एक बार दोस्तों वापस बता देता हूँ। ये विषमांगी मिश्रण होता है, इनके कण बड़े होते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं, ये प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। और जब इस विलयन को सॉल्यूशन को जो है आप एकदम शांत छोड़ देते हो, तो शांत छोड़ने के बाद क्या होता है, इसके कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, और आप चलने से जब छानोगे तो इसके जो विलय के कण हैं उनको आप आसानी से अलग कर पाओगे। और जब आप अलग कर रहे हो तो आप इस सॉल्यूशन को आप लोग जो है स्थायी नहीं कह पाओगे, कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, अस्थायी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब अगला विलयन का प्रकार है कोलाइडी विलयन। तीनों प्रकार के दोस्तों विलयन के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद में निलंबन के बारे में हमने पढ़ा, यानी इसके कण थोड़े बड़े होते हैं, और कोलाइड के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण होता है, जैसे दूध। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि कोलाइडल विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके कण कण क्या विलयन से तो बड़े होते हैं, विलयन के कणों से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। तो कोलाइडल विलयन के जो कण होते हैं वो विलयन के कणों से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन के कणों से छोटे होते हैं। निलंबन के कण अपने को आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये इस कोलाइडल विलयन के कण जो है अपने को आंखों से दिखाई
नहीं देते। आंखों से नहीं दिखाई देते तो हमें ये लगता है कि ये जो मिश्रण है ये समांगी मिश्रण है और ये जो बना है ये एक सॉल्यूशन है, विलेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वे कण आंखों से नहीं देखे जाते, लेकिन जब उसके ऊपर से आप प्रकाश गुजारोगे तो ये प्रकाश की किरण को दृष्टिगोचर बना देते हैं। तो हम पता लगा देते हैं ऐसे तो कि वो कैसा है, वो जो है एक विषमांगी मिश्रण है। तो हमें तो यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि हमें विषमांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में ये विलेन जो है किस प्रकार का मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं और प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस टॉपिक का। जब आप किसी विलेन से एक लाइट को गुजारोगे, या निकल रहा है, देखो लाइट गुजार रहा है तो लाइट का आपको एकदम लाइट का वे दिख रहा है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। तो जब दिख रहा है ना, जो जो कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, और प्रकाश की किरण का फैलना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव क्यों कहलाता है, क्योंकि इस प्रभाव के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक टिंडल ने इसके बारे में बताया था। अब दोस्तों ये जो इंडेक्स दे रखी है या फिर टेबल दे रखी है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और इस टॉपिक से क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये याद करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी आप इनको जो है स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको याद करना है तो आराम से कर सकते हैं। और थोड़ा काफी मुश्किल है इसको याद करना, क्योंकि कंफ्यूज बहुत करते हैं। सबसे पहले क्या है, कोलाइड के सामान्य उदाहरण हम देखते हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में देखो निलंबन को हम देख के बता सकते हैं, समांगी मिलन को हम जो है विलीन को हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कोलाइड में हम कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कोलाइड है कौन सा कोलाइड नहीं है। तो उसके बारे में सारे कोलाइड के जो अपने डेली लाइफ में हम जो एग्जांपल देखते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कोलाइड के अंदर, और उनको देख सकते हैं। पहले लिखा हुआ प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, इनके बारे में क्या मतलब, तो ये कुछ नहीं है। प्रक्षिप्त प्रावस्था का मतलब होता है विलय, और प्रक्षेपण माध्यम का मतलब होता है विलायक। प्रक्षेपण माध्यम का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलायक। यहाँ लिखा होगा, फिर आपको और बता देता हूँ मैं। देखो, विलय पदार्थ की तरह घटक होता है, उसको प्रक्षिप्त कण कोलाइड रूप में रहता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और प्रक्षेपण माध्यम का मतलब क्या हो गया, प्रक्षेपण माध्यम का मतलब हो गया विलायक। अब इनको देखते हैं। विलय का मतलब जिसकी मात्रा कम होगी, विलायक का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा होगी। अब द्रव की मात्रा कम है, गैस के अंदर जब आप थोड़ा आपको द्रव मिलेगा उसको हम लोग एरोसोल कहेंगे, और उसके उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। सब कोहरा आपको पता है, कोहरे के अंदर गैसें होती है, अपने वायुमंडल में होती है, लेकिन कोहरे के अंदर जब नमी की मात्रा आ जाती है, द्रव आ जाता है, तो कोहरा जो है वो अपने को एक प्रकार व्हाइट व्हाइट सा दिखता है, तो उसको हम कोहरा कहते हैं। तो किस प्रकार का है, यानी कि द्रव, गैस के अंदर द्रव की मात्रा या गैस के अंदर द्रव विलय है, उसको हम कहेंगे क्या, एरोसोल कहेंगे। पहले तो ये नाम ध्यान रखना है कि एरोसोल क्या होते हैं, और उसके बाद एरोसोल के उदाहरण। कोहरा है, किसका उदाहरण है, कोहरा फोम का उदाहरण है, कोहरा सोल का उदाहरण है, कोहरा जेल का उदाहरण है, कोहरा एरोसोल का उदाहरण है। यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों हम लोग कि कोहरा किसका उदाहरण है, एरोसोल है, फोम है, जेल है, ठोस सोल है क्या। तो कोहरा जो है वो एक एरोसोल है। एरो का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से आप ये मान सकते हो, एरो का मतलब एयर यानी हवा, तो हवा के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो एरोसोल कहते हैं उसको। जब गैस के अंदर ठोस के कण मौजूद हो जाते हैं तो उसको भी हम लोग एरोसोल कहेंगे। जैसे धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी कि एग्जॉस्ट, सेविंग क्रीम, सॉरी अगला आ गया, धुआं और एग्जॉस्ट। जो स्वचालित वाहन होते हैं उनका जो एग्जॉस्ट होता है, उनके अंदर भी क्या होता है, गैस के अंदर ठोस होते हैं और धुएं के अंदर। तो धुआं और स्वचालित वाहन का जो निथार या फिर एग्जॉस्ट है वो कैसे है, एरोसोल है, जिसके अंदर गैस के अंदर ठोस है। कुछ द्रव होते हैं जिनके अंदर गैस होती है, तो द्रव के अंदर गैस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेविंग क्रीम हो गई, जैसे उनको हम कहते हैं फोम, तो वो हो गई सेविंग क्रीम। कुछ द्रव होते हैं जिनके अंदर द्रव मिला होता है और उसको हम लोग कहते हैं इमल्सन, जैसे फेस क्रीम और दूध। फेस क्रीम और दूध, हम जो फेस पे जो क्रीम लगाते हैं, हम जो दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर द्रव के अंदर द्रव होता है, ना कि द्रव के अंदर कोई गैस होती है। दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। द्रव के अंदर जब ठोस मिक्स करते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे सोल, जैसे कि मैग्नीशियम मिल्क और कीचड़, ये कैसे उदाहरण है, सोल के उदाहरण है जिसके अंदर द्रव के अंदर ठोस मिक्स है। जब ठोस के अंदर गैस मिक्स है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फोम। यानी कि आपने फोम देखा होगा, स्पंज, स्पंज में क्या होता है, बीच बीच में बहुत बहुत से जो है वो छिद्र होते हैं और छिद्र के अंदर हवा भरी होती है, तो वो होता है ठोस के अंदर गैस। फोम हो गया, रबड़ हो गया, क्यूमिस हो गया, स्पंज हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है, फोम के उदाहरण है। ठोस के अंदर जब द्रव मिक्स होता है तो उसको हम लोग कहते हैं जेल। उदाहरण होगा इसका जेली, पनीर, मक्खन, ये सब किसके उदाहरण है, जेली के उदाहरण है। यानी कि सॉलिड के अंदर द्रव का उदाहरण हो गया, तो ये थोड़े से मुलायम से होते दिखते हैं। सॉलिड के अंदर सॉलिड की मिक्सिंग, यानी कि ठोस के अंदर ठोस है तो उसको हम लोग कहेंगे ठोस सॉल्ट। जैसे रंगीन पत्थर, बहुत प्रकार के आपने 10 प्रकार के रंगीन पत्थर डाल दिए तो सारे क्या है, सारे सॉलिड मिक्स कर रखे हैं आपने, तो यानी कि हो गया ठोस सॉल्ट। दूध या कांच, दूध या कांच भी किस प्रकार का मिश्रण है या किस प्रकार का कोलाइड है, वो क्या है, वो ठोस सॉल्ट, यानी कि ठोस के अंदर ठोस है। तो ये दोस्तों थोड़ी मुश्किल सी टेबल थी, लेकिन इसको मैंने एक बार बता दिया है, और आप इसको 2-3 बार याद करेंगे तो हो सकता है याद हो जाएगी। और दोस्तों अच्छे एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं कहता हूँ आप इसको थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें और ये याद हो ही जाएगी।
उसके बाद दोस्तों कोलाइड के गुणधर्म क्या होते हैं, कोलाइड के मतलब क्या गुणधर्म होते हैं, हमने विलयन के गुणधर्म पढ़े, हमने निलंबन के गुणधर्म पढ़े, कोलाइड के भी पढ़ लेते हैं। ये विषमांगी मिश्रण होते हैं, इनके कणों का इतना आकार इतना छोटा है कि इनको हम जो है आंखों से नहीं देख सकते। ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण को क्या बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। और जब इनके कणों को शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, लेकिन इनको छान के आप इन कणों को अलग नहीं कर सकते, और अलग नहीं कर सकते इसलिए विलयन कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं। जिनको आप लोग छान के अलग कर सकते हो वो तो अस्थायी होंगे, और जिनको छान के अलग नहीं कर सकते वो कैसे होंगे, अस्थायी होंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कि मिश्रण के बहुत सारे घटक होते हैं और इन मिश्रण के घटकों को अलग कैसे करें। तो अलग करने की कई विधियां हैं, जिन विधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ताकि कहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम उस क्वेश्चन को आराम से सही कर पाए। अब देखते हैं रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक करें, यानी कि नीले और काले रंग की स्याही को कैसे पृथक कर सकते हैं। इस विधि का आप नाम ध्यान रखें बिल्कुल आराम से, कि नीले और काले रंग की स्याही को जब आप मिक्स करके और उसको पानी के ऊपर जो है गर्म करोगे तो वाष्पीकरण से जो है पानी अलग हो जाएगा और उनकी स्याही काली और नीली कलर की स्याही जो है वो अलग हो जाएगी। तो ये जो है वाष्पीकरण के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दूध से क्रीम कैसे पृथक करते हैं। आपने कभी देखा होगा दूध से हम लोग क्रीम निकालते हैं, और दूध से क्रीम किस विधि के द्वारा अलग करते हैं। तो दूध से जो क्रीम अलग करने की जो विधि है उसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि में क्या होता है कि इस सिद्धांत के आधार पर हम जो है किसी भी पदार्थ को जो है तेजी से घुमाते हैं, और तेजी से घुमाने पर क्या होता है, भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, और इसके द्वारा हम जो है दूध से क्रीम को अलग कर पाते हैं। तो दूध से क्रीम को अलग करना, यानी कि दूध को तेजी से आप जो है मिक्सी में डाल के घुमाओ कि क्रीम अलग हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अपकेंद्रण। स्याही के अंदर जो है आप काली और नीली स्याही को अलग कैसे कर पाओगे पानी से, तो पानी उसको जो है गर्म कर दो, पानी भाप बन के उड़ जाएगा वाष्पीकरण से, और पीछे स्याही के कण बढ़ जाएंगे, तो यानी कि वाष्पीकरण विधि के द्वारा। बिल्कुल इजी नाम है, लेकिन दोस्तों जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लें एक बार, ताकि आपको जो है ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। दो दो अघुलनशील द्रव मतलब दो द्रव है लेकिन आपस में घुले नहीं, जैसे मान लो तेल और पानी है, तो इनको कैसे अलग कर सकते हैं, इनको आप आराम से अलग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अघुलनशील द्रवों की कोई विधि नहीं होती है, आप इनको जो है सेलेक्ट करके जो है इसमें मान लो ये कॉर्क में डाला, और कॉर्क में जो ये ढक्कन खोला तो धीरे धीरे पानी नीचे आ जाएगा, उसके बाद तेल बचेगा और अगले बर्तन में आप तेल निकाल लो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। नमक और कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करें। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कपूर जो है वो कैसा है, कपूर के अंदर ऊर्ध्वपातन होता है, कि कपूर जो है वो पड़ा पड़ा क्या होता है, कपूर सॉलिड होता है, लेकिन वो पड़ा पड़ा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक जो है वो बिना द्रव में परिवर्तित हुआ इसमें चेंज हो जाता है गैस में। तो आप उसको थोड़ा सा गर्म करोगे ना तो कपूर जो है गैस बन के उड़ जाएगा, तो पीछे कौन बचेगा, नमक बचेगा। तो यानी कि उसको किस विधि से अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन से, सब्लिमेशन से। अगला है काली स्याही के डाई एक ही रंग है। अब आपने काली स्याही देखी है कलर में, जैसे मान लो आप काली ब्लैक पेन यूज करते हो तो काली स्याही है, और काली स्याही में आप देखते हो क्या वो काला एक ही रंग है क्या उसमें, तो उसमें आप कैसे पता कर पाओगे कि इसमें कौन कौन से रंग मिक्स किए हुए हैं। तो उसकी विधि है क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि है, क्रोमेटोग्राफी। एक स्याही के अलग अलग रंगों के बारे में जब पता, जब देखो दो स्याहियां हैं और दो स्याहियों के मिश्रण से दोनों स्याहियों को अलग करना है, दोनों स्याहियों के कण को अलग करना है, तब तो हम वाष्पीकरण यूज करेंगे। लेकिन जब एक स्याही आपको दे दी कि ये ब्लैक वाली स्याही है और इस स्याही में बताओ कौन कौन से कलर मिक्स किए गए हैं, तब आप कैसे बताओगे। तब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो ये एक पेज लोगे, छोटा सा पेज का टुकड़ा, और उसके ऊपर एक पेन का डॉट लगा दोगे, जिस स्याही के बारे में पता करना है उसको आप जो है उसके ऊपर एक अच्छा सा डार्क डॉट बना दोगे। फिर इसको पानी के अंदर रखो, तो क्या होगा, आपको पता है पानी जो है पानी ऊपर चढ़ेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, तो पानी ऊपर चढ़ेगा तो अपने अलग अलग द्रव जो है अलग अलग कलर जो है अलग अलग ऊंचाई पर जाएंगे। अगर इसके अंदर लाल मिक्स है तो लाल यहाँ तक जाएगा, अगर इसके अंदर नीला मिक्स है तो नीला यहाँ तक जाएगा, अगर इसके अंदर पिंक मिक्स है तो पिंक यहाँ तक जाएगा। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों सिर्फ आप, कि क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग एक स्याही के जो है अलग अलग कलरों के बारे में भी बता सकते हैं। अगला है दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। तो दो घुलनशील मिश्रण के द्रवों को जो है अलग करने के लिए आप ये देखो कि उनके क्वथनांक का अंतर कितना है। यदि उन दोनों द्रवों के क्वथनांकों का अंतर बहुत ज्यादा है तब आप लोग जो है आसन विधि अपना सकते हो। आसन विधि का मतलब क्या होगा, ये आपको दिख रहा है कि आप बीकर के अंदर वो विलेन डालो और उसको गर्म करो, एक विलेन जो है भाप बन के उड़ जाएगा, दूसरा पड़ा रहेगा, क्योंकि उनके क्वथनांकों का बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसको हम लोग कहते हैं आसवन विधि। लेकिन कभी आप ऐसे पृथक्करण यूज करते हो तो मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की विधि को जो है क्रोमेटोग्राफी करते हैं, वो अपने स्याही वाले में देख लिया। यहाँ पे कुछ अपने इंपोर्टेंट है नहीं, और एक ये है प्रभाजी आसन, ये है। तो आसन विधि में क्या होता है, जब दो क्वथनांकों या दो द्रवों का जो क्वथनांक अलग अलग होता है तो उन क्वथनांकों को आराम से आप जो है गर्म करो, तो एक पदार्थ जो है वो उड़ के दूसरे पदार्थ में ले लो और दूसरा वाला अपने आप उस बीकर में बच ही जाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं ऐसे पदार्थ या विलियन में ऐसे घुले हुए पदार्थों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो उनको क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रभाजी आसवन विधि।
कौन सी विधि यूज करते हैं? प्रभाजी है तो वो भी आसन विधि, यानी कि गर्म करके करेंगे, लेकिन उसके अंदर एक और अपन यूज करते हैं, प्रभाजी कॉलम यूज करते हैं। ये जो आसन विधि में नहीं यूज करते हैं, प्रभाजी कॉलम। और इस प्रभाजी कॉलम में क्या होता है, इस प्रभाजी कॉलम से जब विलयन जो है वाष्पीकरण होकर उड़ता है तो इसमें कम क्वथनांक के अंतर वाले तापमान कम क्वथनांक के अंतर वाले विलयन भी आसानी से अलग कर सकते हैं हम लोग। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब दो विलयन होते हैं, दो विलयनों के अंदर जो है दो द्रव घुले हुए होते हैं और उन दो द्रवों को अलग करना होता है, तो आपके पास दो विधियां होती है। एक आसवन विधि, अगर दो द्रवों का क्वथनांक में अंतर बहुत ज्यादा होता है तो आसवन विधि होगी, और उनकी क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होता है तो प्रभाजी आसवन विधि। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करेंगे? मैंने बोल दिया कि भाई आपको ये 100 ml जो अपनी वायु है, मैंने ये वायु दे दी, आप इसमें से बताओ कि कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी ऑर्गन है, कितनी जो है अपनी नाइट्रोजन है, तो आप कैसे अलग करोगे? तो सबसे पहले वायु को हम लोग वायु से वायु को तो अलग कर ही नहीं सकते, ऐसी हमारे पास कोई विधि है नहीं, तो हम वायु को द्रव बना सकते हैं। वायु को क्या बनाएंगे? द्रव बनाएंगे, यानी कि वायु को द्रव बना सकते हैं कैसे? कंप्रेस करके। जैसे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाते हैं ना, कि गैस के कणों को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो वो जो है वो गैस जो है द्रव बन जाती है। तो वायु को बहुत ज्यादा दबा के, दाब बढ़ाकर जो है तापमान कम करके वायु को जो है वो क्या कर सकते हैं? द्रव बना सकते हैं, द्रवीकृत वायु बना सकते हैं। और द्रवीकृत वायु बन जाए तो इनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम है। द्रवीकृत वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, इन सभी के क्वथनांकों का अंतर बहुत कम है। तो थोड़ा सा गर्म करोगे तो सारी गैसें उड़ जाएगी। तो अब उसमें कौन सी यूज करेंगे? प्रभाजी आसवन कॉलम के द्वारा हम जो है इसको अलग करेंगे। यानी कि कभी पूछ ले कि वायु से अगर आपको ऑक्सीजन को अलग करना है तो आप कैसे अलग करेंगे? तो वायु से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोग पहले जो वायु को द्रव बनाएंगे और उस द्रव को जो है प्रभाजी आसवन कॉलम के द्वारा अलग कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपनी जो वायुमंडल में जो जितनी भी वायु है, उन वायु में किस गैस का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है और कौन सी गैस सबसे कम पाई जाती है। तो ये आपको पता है दोस्तों कि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% जो है वो कौन पाई जाती है? वो ऑक्सीजन पाई जाती है। 21% ऑक्सीजन और 78% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद बाकी 3% में सारे कुछ है, 1% में, सॉरी। उसके बाद देखो, आपको क्वथनांक के बारे में ध्यान रखना है, किस पदार्थ का या किस गैस का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? ऑक्सीजन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का क्वथनांक सबसे कम होता है। कितना होता है? ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है -183 डिग्री और नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है -196 डिग्री। याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप पॉइंट ये ध्यान रख सकते हो कि क्वथनांक में देखा जाए तो ऑक्सीजन का क्वथनांक सबसे ज्यादा और नाइट्रोजन का क्वथनांक जो है वो सबसे कम होता है। अगला हमारा पॉइंट है, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मतलब आपको बहुत सारे टुकड़े दे दिए इसके अंदर, ये लो बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे नमूने हैं और इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट प्राप्त करना है, तो कैसे करोगे? तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अलग कर लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ज्यादा डिटेल में लोग इनके बारे में लोग नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, नहीं पूछे जाते इनके बारे में। लिखा हुआ है क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग जो है ठोस पदार्थों को शुद्धिकरण में किया जाता है। मतलब ठोस पदार्थों के मिश्रण को जो है शुद्ध करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण का। अब दोस्तों अगेन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया, अपने महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया, कौन सा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों के अंदर जब हम परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन कैसा है? भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन? दोस्तों यकीन मानिए, इसमें से बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और गया भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है भाई, गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले हम पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ें कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते क्या है। तो किसी पदार्थ का रंग, कठोरता यानी कि वो कठोर है तो मुलायम, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, क्वथनांक, द्रवनांक, इन सभी को कहा जाता है भौतिक गुण। यानी कि जब आप किसी पदार्थ में चेंज कर रहे हो, उस पदार्थ का रंग चेंज हो रहा है तो वो भौतिक परिवर्तन है, उस पदार्थ की कठोरता चेंज हो रही है तो भौतिक परिवर्तन है, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक, ये सभी चेंज हो रहे हैं जब तक वो परिवर्तन कैसा है? कैसा है? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा? कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है? यानी कि उसका तत्वों की प्रकृति, यानी कि किस तत्वों का मिला हुआ है और उस तत्वों के बीच में कैसे बंध है तब जाके वो बना है, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला कैसा है, प्रकाश है कैसा, रासायनिक सूत्र कैसा है। और रासायनिक सूत्र जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। उदाहरण बता देते दोस्तों, यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े से। जैसे मान लो आप किसी कागज को फाड़ रहे हो, तो कागज को फाड़ना यानी कि उसके आपने आकार में परिवर्तन कर दिया, और आकार में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन उसी प्रकार आप उस कागज को जला रहे हो, तो उसके आकार में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके केमिकल फॉर्मूला यानी कि जब वो कागज की प्रकृति खत्म हो गई, कागज अब जो है वो राख बन गया, यानी कि कागज को जलाना जो है कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। और कागज को फाड़ना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। बहुत से एग्जाम क्वेश्चन में पूछा गया एक क्वेश्चन, जैसे दूध के दही में परिवर्तन का कैसा उदाहरण है? तो जब दूध से जमा के हम लोग दही बना देंगे, तो दूध से दही बना देंगे तो दूध का जो है केमिकल फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। तो दूध से दही में परिवर्तन जो है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है।
अब तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया, और फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सबसे पहले तत्वों की परिभाषा का प्रयोग किया। ये जो क्वेश्चन है जो आपके लिए बन सकता है, थोड़ा सा याद रखें कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया, और तत्वों की परिभाषा किसने दी? तत्वों की परिभाषा दी थी लवाइजिए ने। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लवाइजिए आप याद रख सकते हो। तो तत्वों की परिभाषा सबसे पहले दी थी लवाइजिए ने, और तत्व शब्द प्रयोग किया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। उनके अनुसार, यानी कि लवाइजी के अनुसार तत्व क्या है? तो लवाइजी के अनुसार तत्व वे मूल पदार्थ के वे मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जाता। यानी कि सबसे एक सरल रासायनिक पदार्थ, उसे हम तत्व कहेंगे। सबसे सरल रासायनिक पदार्थ जिसको और सरल नहीं बना सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया। तत्वों को किसमें बांटा गया? तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। यहाँ पे धातुओं के कुछ गुण दे रखे हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं सुचालक होती हैं, ताप और विद्युत की, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण होती है। इनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? तो शायद दोस्तों आपको पता होगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि धातुओं के ऊपर जो प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि परावर्तित करेगी, तो धातुएं चमकती हुई दिखती है अपने को। धातुएं चमकीली होती है। धातुएं जो है ताप यानी कि गर्मी और ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, यानी कि इनके अंदर करंट का भी फ्लो होता है और ऊष्मा का भी फ्लो होता है। धातुएं तन्य होती है, यानी कि इनको पीट पीट कर मशीनों में डाल के धातुओं के हम लोग तार बना सकते हैं। तो तार बना सकते हैं, इसका मतलब कैसे होती है? तन्य होती है। आघात वर्धनी, आघात का मतलब पीटना, वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, तो इसको पीट पीट कर जो है बढ़ा सकते हैं, यानी कि चादर बना सकते हैं, तो आघात वर्धनी होती है। और इनको पीटेंगे तो इनकी जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, इनको कहते हैं प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। उदाहरण दे रखा है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारी धातुएं। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर टोटल 118 तत्व है, उसके अंदर 11 गैसें हैं और 2 द्रव है, बाकी सारी क्या है? ठोस है। और उसके अंदर बहुत सारी क्या है? बहुत सी धातुएं भी है। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर क्या है? द्रव है। जो हमने कल पढ़ा था कि 2 द्रव पाए जाते हैं, एक पारा होता है और एक होता है ब्रोमीन। पारा धातु होते हुए भी द्रव होता है और ब्रोमीन अधातु होते हुए भी क्या होता है? द्रव होता है, क्योंकि अधातु सामान्यतः ठोस या फिर गैस होते हैं और धातु सामान्यतः क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। यहाँ पे अधातुओं के गुण दे रखे हैं। अधातुएं विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि इनके अंदर ना तो टेम्परेचर का इधर उधर ट्रांसफर होता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी का। ये चमकीली होती है और प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनी नहीं होती। चमकीली नहीं होती, प्रतिध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती, और पीटने पर इनसे चादर नहीं बना सकती, ये पीटोगे तो ये टूट जाएगी। उदाहरण दे रखा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि सारी क्या है? अधातु है। कुछ धातु और अधातु के बीच गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। और जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये वाला, कि कुछ ऐसे होते हैं जो धातु के भी गुण होते हैं उनके अंदर, और अधातु के गुण भी होते हैं। जो सामान्य पड़े हैं तो अधातु की तरह है, और जब उनके अंदर थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाती है, यानी कि थोड़ा गर्म कर दिया या फिर उसके अंदर कोई और पदार्थ मिला दिया, तभी धातु की तरह बिहेव करना, मतलब ये ताप या विद्युत के सुचालक भी हो जाते हैं। और ऐसे पदार्थ को कहते हैं हम लोग ना धातु कहते हैं ना अधातु कहते हैं, क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। और उपधातु में कौन कौन आता है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब कैसे हैं? उपधातु है। और अब यहाँ पे जो सारणी बना रखी है इसे भी जाने क्या है कि अभी तक टोटल 100 से अधिक तत्व ज्ञात है, मतलब 118 तत्व हम लोगों ने ज्ञात कर लिए, जिसमें 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, बाकी वाले सारे जो है वैज्ञानिकों ने बनाए हैं 118 में से। और 92 तत्व कैसे हैं? 92 तत्व जो है वो प्राकृतिक है, और इसके अंदर 11 है वो गैसें हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के अंदर 11 गैसें हैं और 2 द्रव है, और 2 द्रव हमने पढ़ लिया कौन कौन सा? पारा और ब्रोमीन। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर जो है कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, यानी कि आपने कमरे के तापमान पर रखा है तब तक गैलियम और सीजियम दोनों धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में रहेगी, और आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब हल्का सा, और वो क्या बन जाएगी? द्रव अवस्था, यानी कि बहुत मुलायम धातुएं होती है। गैलियम और सीजियम बहुत मुलायम होती है। पूछा भी जाता है कि किस धातु को आप चाकू की मदद से काट सकते हैं, तो सीजियम धातु को आप जो है चाकू की मदद से काट भी सकते हैं, बहुत मुलायम होती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यौगिक तत्वों के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या होता है? सबसे सरल रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जब सबसे सरल रासायनिक पदार्थ जब तत्व आपस में मिलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। अब यहाँ पे दे रखा है दोस्तों मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। मिश्रण में भी तत्व कुछ पदार्थ मिल रहे हैं, और यौगिक में भी जो है कुछ तत्व मिल रहे हैं, लेकिन इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो मिश्रण क्या होते हैं? तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यानी कि तत्व या यौगिक जब मिलते हैं तो मिश्रण बनता है, लेकिन कोई नए यौगिक यानी कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यानी कि आपने डाल दिया कि एक चीनी और इनके घोल को डाल दिया पानी के, तो उसके अंदर आप नया पदार्थ नहीं मिल रहा, तो उसको मिश्रण में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, और इसमें क्या होता है? नए यौगिक का निर्माण होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है,
यानी कि मिश्रण में को आप जो है कम ज्यादा कर सकते हो, मिश्रण के अंदर किसी पदार्थ की मात्रा कम या बढ़ा सकते हो, लेकिन नए पदार्थ के संगठन का सदैव इसमें क्या होता है, स्थायी होता है। इसमें नया पदार्थ बनने के बाद उसकी मात्रा को जो जो आपने जो तत्व मिला है उनकी मात्रा को ना कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो, यानी कि इनका संगठन क्या होता है, स्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। मिश्रण जो है उसके अंदर कौन कौन से घटक है उन सभी के गुण बताएगा, लेकिन जो यौगिक से जो नया पदार्थ बनेगा वो पुराने वाले जो 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 आपने तत्व लिए हैं उन सबसे अलग होगा। यानी कि आपने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली तो इनसे पानी बनेगा, तो ये पानी ना ऑक्सीजन के जैसा है ना हाइड्रोजन के जैसा, इन दोनों से अलग है। ठीक है, तो नया पदार्थ जो पूरी तरीके से भिन्न होता है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इनके घटकों को जो है आप गर्म करके या फिर क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ऊर्ध्वपतन के द्वारा, इन जो आसवन प्रभाजी आसवन विधियां पड़ी है, भौतिक विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। लेकिन आपने तत्वों को मिलाकर जब आपने यौगिक बना दिया, उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसको जो है आप लोग भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते। कौन सी विधियां अपनानी पड़ती है आपको, या तो रासायनिक यानी कि आपको किसी और केमिकल से रिएक्शन करवा के उस पदार्थ को अलग करना पड़ता है, या फिर उसके अंदर आपको जो है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी लाइनें मैंने हाईलाइट कर रखी है वो सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को पूरा देखें, और आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और उसके बाद ही आप पदार्थ, ठोस शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में पढ़ लिया, जिसको आप लोग हाईलाइट कर रखा, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अपना जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों यहाँ पे अपन जो है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक